Hello learners, I welcome you all to my YouTube channel, and it would mean a lot to me if you spare a second and subscribe to my channel and hit the bell icon. I, Anshi Agarwal, and in today's video I am going to explain you class 9 History chapter 1, the French Revolution. So let's start with the video. The French Revolution. On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in the state of alarm. सो 14 जुलाई 1789 की मॉर्निंग जो पेरिस की सिटी थी, पेरिस की कोई एक सिटी थी, वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा अलार्म था, मतलब अलार्म में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी टाइप में मची थी, बहुत ज़्यादा मतलब क्राउड इकट्ठा हो चुकी थी, ये सब होता. द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इन टू अ सिटी. और इन सब वजह जो किंग थे वहाँ के, उन्होंने अपनी ट्रूप्स को, अपनी आर्मी को कमांड किया था कि आप लोग जाइए सिटी में, जाके देखिए क्या हो रहा है. ह्यूमरस स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स. और ये मतलब ह्यूमरस मतलब अफवाहें ये फैली हुई थी कि जो किंग है वो अपनी आर्मी को ये ऑर्डर दे गया है कि जाओ जाके सिटी में जाके वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उन पे ओपन फायर करने लगो, मतलब उन पे फायर करने लगो जाके. ये अफवाहें फैल रही थी वहाँ पे. सम 7,000 men and women gathered in front of town hall and decided to form a pupils militia. तो कुछ 7,000 लोग थे, उसमें मैन और वुमेन मिक्स थे. वो टाउन हॉल के सामने जाके खड़े हो गए थे, गैदर हो गए थे, वहीं पे इकट्ठा हो गए थे. और उन्होंने डिसाइड किया था कि वो अपनी एक प्यूपिल मिलाइट बनाएंगे. प्यूपिल मिलाइट में अपनी एक मिलिट्री फोर्स बनाएंगे जो इनका अपोज करेगा, इनका रिबेल करेगा. दे ब्रोक इन टू अ नंबर ऑफ गवर्न बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स. तो जो ये पीपल्स थे, जितने भी सिटीजन्स ये गैदर्ड हुए थे टाउन हॉल के सामने, 7,000 मैन एंड वुमेन. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जाके जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनी हुई थी, गवर्नमेंट एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स जितनी बनी थी, उन सबको उन लोगों ने ब्रोक कर दिया, तोड़ दिया. किस वजह से? खाली उन आर्मी मेम्बर्स की सर्च में. Finally, a group of several hundred people marched towards eastern part of city and stormed the fortress prison, the Bastille. और फिर फाइनली कुछ सेवरल हंड्रेड पीपल्स की जो पूरा ग्रुप था, उन्होंने मार्च किया. उन्होंने मार्च किधर कब किया? उन्होंने ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी में किया. ईस्टर्न पार्ट जो सिटी का ईस्टर्न पार्ट था, वहाँ पे वो लोग गए, वॉक करके, मार्च करके गए, कुछ सेवरल हंड्रेड पीपल्स. और उन्होंने क्या किया? स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन द बेस्टाइल. और जो फोर्ट्रेस प्रिजन था, मतलब प्रिजन का जो फोर्ट था, उसका जो प्रिजन था, प्रिजन में फोर्ट का जो जेल था, उसको उन्होंने तोड़ दिया. और उस प्रिजन का क्या नाम था, उस फोर्ट्रेस का क्या नाम था? उस फोर्ट्रेस प्रिजन का नाम था बेस्टाइल. तो उन्होंने उसको पूरा तोड़ दिया. वेयर दे होप टू फाइंड होर्डर्ड एम्यूशन. उन्होंने यहाँ पे सोचा था कि शायद उन लोगों को कुछ होर्डर्ड एम्यूशन मिले. होर्डर्ड एम्यूशन मतलब कुछ स्टोर फूड आइटम्स या स्टोर करा हुआ कुछ चीज़ें मिल जाएं जो वो फ्यूचर में उसको सेल करने या फिर अपनी डेली लाइफ के लिए यूज़ कर सकें. तो वो जो पीपल्स गए थे, ग्रुप ऑफ पीपल, ये सर्च करने गए थे. बट फिर क्या हुआ? इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ बेस्टाइल वॉज किल्ड. और जो वो आर्म्ड पूरी गई थी, पूरी पीपल्स के लोग आए थे, उसमें जो बेस्टाइल के किंग थे, द बेस्टाइल के जितने भी कमांडर्स थे, द कमांडर ऑफ बेस्टाइल, जितने भी कमांडर्स थे बेस्टाइल प्रिजन के, मीन्स आर्मी फोर्सेस वाले लोग, वो सब मारे गए. सबको मार दिया इन लोग, इस ग्रुप ऑफ पीपल्स ने. एंड द प्रिजनर्स रिलीज. और जितने भी प्रिजनर्स थे उस प्रिजन में, उनको रिलीज़ कर दिया. दो देयर वर ओनली 7 ऑफ द, सिर्फ 7 ही लोग कुछ थे वहाँ पे. Yet the Bastille was hated by all because it stood for despotic power of king. लेकिन जब इतना सब तोड़ा फोड़ सब कुछ करने पर, बेस्टाइल पूरा तोड़ने के बाद भी लोगों को बेस्टाइल फोर्ट से इतनी ज़्यादा हेट था, इतना ज़्यादा हेट इस वजह से क्योंकि वहाँ का जो किंग था उस बेस्टाइल का, उसकी डिस्पोटिक पावर्स, उसकी क्रूअल पावर्स, उसकी मास्टरफुल जो पावर्स थी, उससे वो लोग बहुत हेट करते थे. उनको वो किंग बिल्कुल पसंद नहीं था, इसी वजह से उनको बेस्टाइल ही पसंद नहीं था. तो इसलिए उन्होंने बेस्टाइल तोड़ दिया था ग्रुप ऑफ पीपल्स. लेकिन तोड़ने के बाद भी उन लोग को उसके तोड़ भी दिया, तब भी उन लोग को वो बेस्टाइल से तब भी वो हेट करते थे. उनको वो बिल्कुल पसंद नहीं था, वो बेस्टाइल फोर्ट. The fortress was demolished and its stone fragments were sold in the market to all those who wished to keep a souvenir of its destruction. और
फिर पूरा फोर्ट तोड़ दिया गया और उसके जितने भी स्टोन्स थे, जितने भी मतलब उसके पत्थर थे, या उसको सब वो लोग मार्केट में ले आए प्रिजन के, और उन लोग मार्केट में वो लोग सेल करने लगे उन स्टोन्स को, ताकि मतलब जो लोग एज अ हिस्टोरिक मान के या एज अ मतलब कि अब मतलब ये चीज़ हिस्ट्री का याद करके कि हमने एक बार ऐसा डिस्ट्रक्शन किया था, उसके स्टोन्स लोग ख़रीदने लगे वहाँ पे मार्केट में बेस्टाइल के। The days that followed saw more rioting both Paris and the countryside। और जो डेज़ आजकल चल रहे थे उस टाइम वहाँ पे 1789 में, वो बहुत ही ज़्यादा रियॉटिंग थे, मतलब बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन टाइप के हो रहे थे वहाँ पे। कहाँ पे? बोथ पेरिस और कंट्री साइड, जितनी वहाँ की कंट्री है वहाँ पे हो रहे थे। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। और बहुत सारे पीपल ऐसे भी थे जो ब्रेड जो उनका मेन फूड ब्रेड था, तो उसके प्राइसेस बहुत बढ़ चुके थे, उसके अगेंस्ट ही वो लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करते थे। Much later, when historians look back upon this time, they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king in France। फिर इसके बाद क्या हुआ कुछ टाइम बाद, when historians look back upon this time, जब historians थे उन्होंने इस टाइम को फिर से मतलब पीछे मुड़ के देखा, तो क्या हुआ, उन्होंने क्या देखा, दिस सॉ इट एज अ बिगिनिंग ऑफ चेन ऑफ इवेंट्स दैट अल्टीमेटली लेड टू द एक्सिक्यूशन ऑफ किंग इन फ्रांस। उन्होंने फिर देखा कि फाइनली क्या हुआ, किंग का जितना भी एक्सिक्यूशन, किंग को अपना मतलब पूरा सब कुछ हटाना ही पड़ा, अपना किंग को हटना ही पड़ा वहाँ से फ्रांस से। The most people at the time did not anticipate this outcome. How and why this happened? So this was a question. Why the people did not anticipate the outcome? उन्होंने मतलब बहुत से लोगों ने साथ नहीं दिया था उसके आउटकम पे, तो क्यों नहीं दिया उसके। अब जो ये हुआ, ये फर्स्ट पेज में जितना भी ये स्टोरी बताई गई है वहाँ पे कि क्यों लोगों ने वहाँ कम ट्रूप्स वहाँ गए, उन्होंने बेस्टाइल किया थोड़ा, उन सब अब वो उसकी पूरी वजह, उसका पूरा रीज़न हम लोग अब पढ़ेंगे। ओके, सो दिस वाज अ क्वेश्चन कि ऐसा सब क्यों हुआ, तो इसका क्वेश्चन के आंसर आपको नेक्स्ट पेज से मिलेंगे। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट पेज। French society during the late 18th century। In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of kings ascended द थ्रोन ऑफ फ्रांस। और जो लुइस 16 थे 1774 पे मतलब ये हुए थे, इनका बॉर्न हुए थे ये लुइस 16, और ये बॉर्बन फैमिली से, मतलब बॉर्बन फैमिली में जो फैमिली किंग से बिलोंग करती है, किंग ऑफ अमेरिका से जो बिलोंग करती है, वो फैमिली में ही बॉर्न हुए थे। एंड असैसिनेटेड द थ्रोन ऑफ, और इनको तुरंत ही फ्रांस का किंग बना दिया गया था। He was 20 years old and married to ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस मैरी एंटोनी। और ये तब 20 साल के थे तभी इनकी शादी करवा दी गई थी, मैरी करवा दी गई थी। किससे? एक ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस थी, इसका नेम था मैरी एंटोनी से। अपॉन हिज एसेशंस द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। और फिर इसके बाद जब उनका आने का टाइम हुआ तो उन्होंने क्या देखा कि जो ट्रेजरी होती है, मतलब जो जितना भी गोल्ड ये सब होता है, वो सब पूरा ख़त्म ही था, कुछ था नहीं। जो न्यू किंग आया, जब इनके असैसिनेशन, जब इनका रूल्स हटा, तो उन्होंने देखा कि जो पूरा सब जितना भी ट्रेजर सब कुछ खाली हो चुका था। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस। क्योंकि ये सब क्यों हो चुका था खाली, उसका रीज़न ये है, पूरी सारी ट्रेजरी क्यों एम्प्टी हो गई थी। द रीज़न इज दिस, क्योंकि बहुत टाइम तक लॉन्ग ईयर्स से बहुत एक वॉर चल रही थी, जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जितने भी मनी रिसोर्सेज थे फ्रांस के, सारे ड्रेन हो चुके थे, ख़त्म हो चुके थे। Added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles। और उसके बाद थोड़ा बहुत तो जो वॉर में ख़त्म हुआ, उसके बाद इन्होंने बहुत सारे एक्स्ट्रा वेगेंट भी इन्होंने करे। इन्होंने जो किंग बने थे, इन्होंने बहुत सारे फालतू खर्चे भी करे, जैसे कोर्ट बना रहे थे। ये कोर्ट ऑलरेडी था वर्सीलिया के पैलेस में, इन्होंने एक और कोर्ट बनवाया वर्सीलिया के पैलेस में। अंडर लुइस 16 France helped the 13 American colonies to gain their independence from common enemy Britain। और लुइस 16 के अंडर में क्या हुआ था, फ्रांस ने हेल्प करी थी। जब तक लुइस 16 थे तब तक क्या था कि फ्रांस कंट्री ने हेल्प करी थी 13 अमेरिकन कॉलोनीज की गेन करने में, उनकी इंडिपेंडेंस और उनके अपने कॉमन एनिमी, उनके जो कॉमन एनिमी थे किससे, ब्रिटेन से।
ब्रिटेन ने अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ पे मतलब रूल कर रहे थे, तो उससे इंडिपेंडेंट फ्रांस ने ही दिलवाई थी अमेरिका को। और वो कब हुआ था? जब लुइस 16 वहाँ के किंग थे। द वॉर एडेड मोर देन $1 billion लिवरीज टू अ डेप्थ दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन $2 billion लिवरीज। और फिर वॉर और चलती है। इस वॉर में भी जब उन्होंने 13 कॉलोनीज़ को जब उन्होंने फ्री करवाया अमेरिका की, तो उसमें भी वॉर हुई उनकी। तो उस वॉर में उनका ऑलरेडी 1 बिलियन लिवरीज, तो ऑलरेडी वो डेप्ट में थे। 1 बिलियन हेयर लिवरीज मीन्स द एक यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस। ये एक करेंसी है जो फ्रांस में यूज़ होती है। तो बिलियन में 1 बिलियन लिवरी ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी थी करेंसी, डेप्ट में चल। डेप्ट मीन्स नुकसान, मतलब नुकसान में चला था इतना हम लोग को, मतलब किसी को लोन देना था इतना। और फिर इसका जब वॉर हुई तो उनको ऑलरेडी मोर देन 2 बिलियन, और 2 बिलियन लिवरीज और ज़्यादा डेप्थ में चले गए वॉर लड़ने के बाद, जब 13 कॉलोनीज़ को उन्होंने इंडिपेंडेंस दिलवाई थी। लेंडर हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन टू चार्ज 10% ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। और फिर जिन्होंने जो फ्रांस लुइस 16 जिनसे मतलब ये लिया था, लोन्स लिए थे, जितने भी लिवरीज जितने जिनसे भी लिए थे क्रेडिट पे, अब उन लोगों ने उस पर 10% इंटरेस्ट चार्ज करना स्टार्ट कर दिया उन लोन्स पे। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज ऑब्लाइज टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलोन। तो उसके फिर इसी वजह से जितना भी बजट में वो इंटरेस्ट उनको, जितना भी उनको मतलब गेन होता था बजट में हर ईयर, उनको वो सारा पेमेंट उनको इंटरेस्ट पे करने में देना पड़ता था, सारा पैसा। To meet its regular expenses such as costs of maintaining an army, the court, running government offices or universities, the state was forced to increase taxes. और अब उनको जितना प्रॉफिट होता था तो वो तो सब इंटरेस्ट पेमेंट करने में यूज़ कर रहे, तो उनके अपने डेली एक्सपेंसेस भी कुछ होते थे, रेगुलर एक्सपेंसेस के, तो वो कहाँ से वो पूरे करते थे? वो अपने जो उनके थे, जैसे उनके डेली एक्सपेंसेस क्या आते हैं? डेली एक्सपेंस सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मेंटेन आर्मी के लिए, आर्मी डिफेंस सब के लिए, वॉर मटेरियल के लिए, उनके लिए उनका फूड, कोड बनवाते थे, गवर्नमेंट ऑफिसेज रन करने के लिए जो पैसे चाहिए होते थे, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ रन करने के लिए जो मनी चाहिए होती थी, वो सब के लिए जिनके इन समय रेगुलर एक्सपेंसेस लगते थे, इन सब इन्होंने क्या किया? इन्होंने टैक्सेस इंक्रीज़ कर दिए, क्योंकि और कहीं से मीट नहीं कर सकते थे, तो इनको टैक्सेस इंक्रीज़ करने पड़े। येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैड सफिसिटेड। और ये जो इन्होंने मेजर लिया है, ये मतलब सिर्फ इससे वे सेटिस्फाई नहीं हुए इस मेजर से। तो देन फ्रेंच सोसाइटी इन 18th सेंचुरी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट एंड ओनली द मेम्बर्स ऑफ द थर्ड स्टेट पेड टैक्सेस। तो उन्होंने क्या हुआ था कि फिर फ्रेंच सोसाइटी 18th सेंचुरी में 3 स्टेट्स में डिवाइड हो गई थी, और उसमें से जो थर्ड स्टेट थी वही खाली टैक्सेस पे करती थी। फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट्स के मेंबर्स को कभी भी टैक्सेस पे नहीं करने होते थे। हेयर यू कैन सी वन figure 2 that how the states were divided. First state is clergy, second is nobility, and third is the third state are the members of like big businessmen, merchants, court official, lawyers, peasants, artisans, small peasants, landlords, laborers and servants. ये लोग आते थे थर्ड स्टेट्स में। ओके, देन फिर इसका क्या होता है? सोसाइटी ऑफ स्टेट वॉज अ पार्ट ऑफ फेडरल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू मिडिल एज। और जो ये सोसाइटी ऑफ स्टेट जितनी भी ये बनी हुई थी, ये कुछ फेडरल सिस्टम्स में भी इसमें चल रहा था। फेडरल सिस्टम, व्हाट इज़ फेडरल सिस्टम? तो फेडरल सिस्टम इज़ अ पॉलिटिकल एंड सोशल in which landholders provide land to tenants in exchange of their loyalty and service. मतलब इट मीन्स कि जो लैंड ओनर्स होते थे वो मतलब पीजेंट्स को लैंड प्रोवाइड करते थे कि आप इसमें वर्क करिए और इसके बदले आप जो भी सर्विस देंगे आपको इसके बदले आपकी लॉयल्टी और सर्विस को देख के आपको पैसा मिल जाएगा। तो उस समय टाइम ये फेडरल सिस्टम चल रहा था। And the term old regime was usually used to describe the society and institution of France. और जो वर्ड ओल्ड रेगमी था वो किस लिए यूज़ होता था? वो डिस्क्राइब करता था सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन जितने फ्रांस में थे बिफोर 1789, उसको उनको ये डिस्क्राइब करता था ये वर्ड ओल्ड रेगमी। ओके, then I had already shown you figure 2. So this and figure 2 show how the system of the state of the French society was organized. So this I had already shown you that how it was organized. First state is clergy, second is nobility, and third state are big businessmen, merchant, court official, lawyers,
peasants, artisans, small peasants, landless labor and service. So one thing is there that they are in third state, it is divided again in three parts. First part is big businessman, merchant, court official, lawyer, and then second part is peasant, artisan, and third part is small peasant, landless labor and servants. Okay. Then peasants made up about 90% of population. अब peasants में कितने परसेंट ऑफ पॉपुलेशन थी? 90% ऑफ पॉपुलेशन थी सिर्फ peasants की. However, only small number of them own the land they cultivate. और उसमें से बहुत से कम ही लोगों के पास अपने खुद के लैंड थे कल्टीवेट करने के लिए. बाकी सब उनको दूसरे के लैंड पे कल्टीवेट करना पड़ता था और उसमें से जो उनको थोड़ा बहुत मिलता था सर्विसेज के लिए वो पैसा मिल जाता था उनको. About 60% of the land was owned by nobles और उसमें 60% land तो nobles के पास था. And the church and the other rich members of the state. 60% of land किसके पास था? Nobles, church and other जो church members होते थे उनके पास और जो other richer members होते थे और third state के उनके पास होता था 60% of land और बाकी 30% पे ये क्या होता था? The clergy members of the first two states. The members of the first two states, that is the clergy and nobility, enjoy certain privileges by birth. और जो फर्स्ट टू स्टेट के मेंबर्स होते थे उनको जितने प्रिविलेजेस मिलते थे वो इन्जॉय करते थे. बर्थ से उनको सारे प्रिविलेजेस मिलते रहते थे. देन जो क्लर्जी मेंबर्स और पीजेंट्स क्लर्जी मेंबर जो नोबल्स ही होते थे वो ऑलरेडी रिच फैमिलीज से बिलोंग करते थे. तो उनको सारे प्रिविलेजेस जितने भी मतलब सब अच्छी चीज़ें, अच्छा फूड, क्लोथ सब उनको बर्थ से ही मिलते थे क्योंकि वो ऑलरेडी रिच होते थे. वो सारे प्रिविलेजेस बाय बर्थ एंजॉय करते थे. The most important of these was exemption from paying taxes to the state. और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या था कि वो उन लोगों को टैक्सेस भी नहीं पे करने पड़ते थे क्योंकि टैक्सेस तो खाली थर्ड स्टेट पे करता था, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट्स तो पे ही नहीं करता था. द नोबल्स फर्दर एंजॉयड फेडरल प्रिविलेजेस और नोबल्स फेडरल प्रिविलेजेस भी इंजॉय करते रहते थे क्योंकि उनके पास खुद का लैंड था. वो आराम से कल्टीवेट करवाते थे और पैसा कौन देता था? उनको खाली थोड़ा बहुत उनको कॉस्ट या सर्विसेज की उनकी लॉयल्टी के लिए पीजेंट्स को देना पड़ता था. देन दीज इंक्लूड फेडरल ड्यूज़ विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पीजेंट. और कुछ फेडरल ड्यूज़ भी होते थे, कुछ फेडरल टैक्सेस भी होते थे. वो लोग भी ये टैक्सेस किससे एक्सट्रैक्ट करते थे? पीजेंट से लेते थे. Peasants were obliged to render services to lord, to work in his houses and fields, to serve in the army or to participate in the building. और जो peasants उनको क्या क्या करना, उनको अपनी सर्विसेज देनी पड़ती थी अपने लैंड ओनर्स को और अपने उनका जितना वर्क होता था उनके हाउसेस फील्ड्स में वो करना पड़ता था. और जो आर्मी में जितना भी कुक का काम होता था वो सब करना पड़ता था उनको और पार्टिसिपेट करना था रोड्स बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में. वही सब काम peasants करते थे. ओके. The church too extracted its shares of taxes called theses from peasants, and finally all members of the third states had to pay taxes to the state. तो जो चर्च होता था उसको भी एक्सट्रैक्ट करना पड़ता था. चर्च भी मतलब किससे अपने टैक्सेस एक्सट्रैक्ट करता था? पीजेंट से ही करता था. उसके टैक्सेस क्या थे? थीसेस से. और एंड फाइनली ऑल द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट. ऑफ जितने भी थर्ड स्टेट के मेंबर्स होते थे उनको टैक्सेस पे करने ही पड़ते थे स्टेट को. दीज इंक्लूड डायरेक्ट टैक्सेस कॉल्ड टेलाई. और एक टैक्सेस इंक्लूड होते डायरेक्ट टैक्सेस होते उसको टेलाई बोलते हैं. एंड द नंबर ऑफ और बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी होते थे विच वर लिव्ड ऑन द आर्टिकल ऑफ एवरी डे कंजम्पशन लाइक सॉल्ट, टोबैको. और बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे. एग्जाम्पल GST हम लोग के यहाँ लोग को इनडायरेक्ट टैक्स है इट इज़ एन. तो वैसे इनडायरेक्ट इन लोग के वजह से सॉल्ट में एक इनडायरेक्ट इन लोग सॉल्ट खरीदने उसमें कुछ इनडायरेक्ट टैक्स लगा होगा. टोबैको खरीदेगा उसमें इनडायरेक्ट टैक्स होगा. तो इन सब आर्टिकल्स में इनको इनडायरेक्ट टैक्स पे करने पड़ते थे और डायरेक्ट टैक्स तो बहुत ही सारे थे इनको स्टेट को पे करने पड़े. द बर्डन ऑफ द फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट ऑफ टैक्सेस वॉज ब्रोन बाय थर्ड स्टेट अलोन. और जो जितना भी बर्डन था फिनेंसिंग एक्टिविटी का मेन टैक्सेस का वो सिर्फ थर्ड स्टेट अलोन अकेले ही वो बोन कर रहा था, उसी को सब पे करना पड़ रहा था. देन द स्ट्रगल टू सर्वाइव. एंड फर्स्ट आपने इस पैरा में क्या देखा? इस पैरा में देखा कि 3 स्टेट्स में डिवाइड थी. फ्रेंच सोसाइटी, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड पीजेंट्स पार्ट. तो उसमें सबसे पहले सारे टैक्सेस पीजेंट्स को ही पे करने पड़ते थे. थर्ड स्टेट मेंबर्स को पे कर चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो.
और क्लर्जी एंड नोबिलिटी सारे प्रिविलेजेस इंजॉय करते थे, और इसमें थर्ड स्टेट मेंबर्स को कोई प्रिविलेजेस नहीं मिलते थे। उन लोगों को मतलब सब बस हार्ड वर्क्स करना पड़ता रहता था। सो दैट इन दिस पैराग्राफ द डिफरेंसेस कैन बी आस्क्ड, that write a difference between clergy, nobility and third state, or write a similarity between clergy and nobility. So you have to write all these thing. Okay, then अब the struggle to survive, अब सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए हम उनको क्या स्ट्रगल करना पड़ा, तो अब इसके हम पढ़ेंगे। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। तो जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो अचानक से एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ गई, 23 मिलियन से 1715 में थी और 28 मिलियन हो गई 1789 में। दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन डिमांड फॉर फ्रूट। अब जब पॉपुलेशन इंक्रीज फूड, सबसे पहले क्या इंक्रीज हुआ, फ्रूट ग्रेन्स की डिमांड, फूड ग्रेन्स की डिमांड इंक्रीज हो गई। द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड, लेकिन जो प्रोडक्शन जितना हो रहा था वो उससे कहीं ज़्यादा डिमांड थी। प्रोडक्शन मतलब कम हो पा रहा था ग्रेन्स का, और लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा थी। सो द प्राइसेस ऑफ ब्रेड विच वॉज स्टेपल डाइट ऑफ द मेचोरिटी रोज रेपिडली। तो अब जब वहाँ का मेन फूड जो था ब्रेड था, तो उनको जो ब्रेड की, इसलिए ब्रेड के प्राइसेस और उनकी ब्रेड की स्टेपल डाइट अचानक से बढ़ गई। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबर्स इन वर्कशॉप्स whose ओनर फिक्स देयर वेजेस। और बहुत सारे वर्कर्स जो थे वो एम्प्लॉयड थे एज अ लेबर की तरह एम्प्लॉयड होते थे शॉप्स में, और उन लोगों को फिक्स वेजेस मिल जाती थी। बट द वेजेस डू नॉट कीप पेस विद द राइसेस इन पहले, लेकिन वेजेस इतनी भी नहीं थी कि वो लोग ये ब्रेड खरीद सकें। वेजेस उनकी बहुत लो होती थी कि उससे कहीं ज़्यादा प्राइसेस ऑफ ब्रेड बढ़ चुके थे। सो द गैप बिटवीन पुअर एंड रिच वाइडन, इसलिए पुअर और रिच के बीच जो गैप होता वो बढ़ता चला गया। दिस बिकेम वर्स वेन एवर ड्रॉट और हेल रेड्यूसेस द हार्वेस्ट। और अब ये सब सिचुएशन और बेकार हो जाती थी जब ड्रॉट पड़ता था या जब सूखा पड़ता था या फिर हेल हो जाता था, तब उस टाइम पे तो और ज़्यादा हार्वेस्ट के चक्कर में सब चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता था। दिस लेड टू सब्सटेंशियल क्राइसिस, समथिंग दैट अकर फ्रीक्वेंटली फ्रांस ड्यूरिंग ओल्ड एग्मी। और इसीलिए ओल्ड एग्मी के टाइम पे ये सब सब्सटेंशियल क्राइसिस होती रहती थी जो आती रहती थी फ्रांस में। ओके, देन नेक्स्ट पेज। A growing of middle classes advantages and to privileges। अब मिडिल क्लासेस बढ़ी, जो मिडिल क्लासेस मीन्स थर्ड स्टेट्स बढ़े, और प्रिविलेजेस जो थे उनका सब एंड होना चालू हो गया। मीन्स नोबिलिटी एंड क्लर्जी जितने प्रिविलेजेस इंजॉय कर रहे थे वो सब एंड होने लगे। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन द पास्ट peasants and the workers had participated in revolts against increasing taxes and food scarcity। सो पास्ट से हम लोगों ने क्या देखा, जो अभी तक हम लोगों ने इतना पढ़ा उसमें हम लोगों ने यही सब देखा कि जो पीजेंट्स थे और वर्कर्स थे वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, रिवॉल्ट्स कर रहे थे अगेंस्ट किसके, इंक्रीजिंग टैक्सेस और फूड स्कार्सिटी। क्योंकि यही दो मेन प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा टैक्सेस पे करने पड़े थे, जितनी फूड स्कार्सिटी थी उसकी वजह से ये लोग सब रिवॉल्ट्स कर रहे थे। But they lacked the means and program to carry out full-scale measures that would bring out a change in social and economic order। लेकिन तब भी वो लोग थोड़े पीछे रह गए। द मीन्स एंड प्रोग्राम, जो उन्होंने जितने भी तरीके और जितने प्रोग्राम उन्होंने कैरी आउट किए थे अपने सारे मेजर्स लगा के, दैट वुड ब्रिंग आउट चेंज इन सोशल एंड इकोनॉमिक। वो चेंज आया उससे, बट बहुत ज़्यादा नहीं आया। सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर में थोड़ा बहुत चेंज है। क्या आया, This was left to those groups within a third state who had became prosperous and had to access education। और ये सब कौन मेंबर्स के, थर्ड स्टेट के मेंबर कर रहे थे जो कुछ एजुकेटेड भी थे और उनके पास न्यूज़ आइडियाज़ भी थे। द 18th century witnessed the emergence of social group termed the middle class who earned their wealth through an expanding overseas trade from the manufactured goods such as wool and silk textiles। सो क्या हुआ फिर 18th सेंचुरी में, इन द 18th सेंचुरी ये विटनेस है कि इसमें विटनेस क्या हुआ कि जो इमरजेंस, क्या किस चीज़ का इमरजेंस, सोशल ग्रुप्स द टर्म मिडिल क्लास
और इस समय सोशल ग्रुप्स इमर्ज हुए, मिडिल क्लास इमर्ज हुए। ये लोग कैसे इमर्ज हुए? क्योंकि हु अर्न देयर वेल्थ थ्रू एन एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड, क्योंकि ये लोग जो अपना वेल्थ जितना पैसे लोग अर्न करते थे ये लोग अपने ट्रेड से एंड फ्रॉम जितने भी लोग गुड मैन्युफैक्चर करते, गुड कौन से मैन्युफैक्चर करते, वुलन एंड सिल्क ऐसे जो उन सबको एक्सपोर्ट करके इन लोगों ने अपनी वेल्थ इंक्रीज़ किया इन लोगों ने। तो इसलिए सोशल ग्रुप्स और मिडिल क्लासेस बढ़े, मीन्स इंक्रीज इन नॉट इन नंबर, इंक्रीज इन देयर अपनी पोजीशन में वो लोग बढ़े, मतलब ओके। बॉट बाय द रिच मेंबर ऑफ द सोसाइटी, और फिर वो लोग जितने भी टेक्सटाइल और वुलन ये सब बनाते थे कौन खरीदता था उनको? आखिरकार रिच मेंबर्स ही खरीदते थे, तो इसीलिए उनकी पोजीशन ज़्यादा बढ़ गई अब। इन एडिशन टू the merchants and manufacturers, the third state include professions and such as lawyers and और administrative official। और merchants और manufacturer तो थे ही थर्ड स्टेट में, लेकिन उनके अलावा और कौन थे? प्रोफेशंस में कौन कौन थे? जैसे लॉयर्स से, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल से, ये सब भी थर्ड स्टेट मेंबर्स। ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड, ये सारे एजुकेटेड से मेंबर्स होते हैं। एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन द सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज, और ये लोग ये भी बिलीव करते हैं कोई भी सोसाइटी जितने भी ग्रुप्स हैं वो बाय बर्थ कभी प्रिविलेजेस, बाय बर्थ नहीं होते हैं कभी प्रिविलेजेस। मतलब बाय बर्थ क्यों नहीं होते? क्योंकि वो लोग खुद अपने आप बनाए उन्होंने प्रिविलेजेस। वो लोग ने क्या, वो लोग बर्थ से उनको कोई सुख सुविधा तो मिली नहीं थी, उनको सब चीज़ें उन्होंने अपने आप अपने हार्ड वर्क से करा उन लोगों ने। रैदर अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट, और जो क्योंकि जो पर्सन की सोशल पोजीशन होती है वो उसके वर्क, उसकी हार्ड वर्क पे डिपेंड होती है, तभी वही प्रिविलेज मैन या वुमेन बन सकते हैं। तो उन्हें इसलिए बोला कि कोई भी मेंबर बाय बर्थ प्रिविलेजेस नहीं होता, उसके मेरिट भी डिपेंड करते हैं कि वो प्रिविलेज है कि नहीं है। These ideas in investigating a society based on freedom and equal laws and opportunities for all, और ये सब जो आइडियाज़ थी ये समथिंग मतलब जो अभी भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, बट ये सारे उनके आइडियाज़ जैसे फ्रीडम, इक्वल लॉज, अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल लॉ अपॉर्चुनिटी, इन सब के आने लगे थे, बट अभी ये सब एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। ये सब आइडिया उनके माइंड्स में आ रहे थे। बट पुट फॉरवर्डेड, ये सब आइडिया किसने लेकिन लाए उनके माइंड में? पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर्स, कुछ फिलोसफर्स की वजह से उनकी आइडिया सब उनके माइंड में। सच एस कौन कौन फिलोसफर थे? जॉन लॉकी एंड जीन जैक्विस रोस्यू, ये दो फिलोसफर है जिनकी वजह से थर्ड स्टेट्स पीपल्स के माइंड में ये आइडियाज़ आए ऑफ फ्रीडम, इक्वल लॉज, अपॉर्चुनिटी के सब आइडिया आए। इन हिज टू ट्रीसेस ऑफ गवर्नमेंट, लॉकी सॉर्ट, एक बुक है टू ट्रीसेस ऑफ गवर्नमेंट, उन्होंने उसमें क्या लिखा है? लॉकी ने क्या किया? लॉकी सॉर्ट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट है। उन्होंने कहा ये गलत है, जो डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन है। डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन क्या होता है? कि दैट राइट टू रूल डायरेक्टली फ्रॉम गॉड, जो डायरेक्टली गॉड रूल कर रहा है, क्या मतलब जो रूल कर रहा है आप उसको गॉड मान दो, ये रूल। और एक एब्सोल्यूट राइट, मतलब पूरा राइट जो बैठा है, जो रूल कर रहा है उसी का होगा। तो ये चीज़ उन्होंने कहा कि ये फॉल्स है, ये ऐसा चीज़ें नहीं होनी चाहिए ऑफ द मोनार्क। मोनार्च मीन्स ऑफ अ सिंगल पार्ट, जो सिंगल रूल कर रहा है, अब वो ये गलत चीज़ है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और रोस्क्यू ने क्या कहा था? रोस्क्यू कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड प्रोपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। और रोस्क्यू ने कहा था कि एक ऐसी गवर्नमेंट बननी चाहिए जो पीपल से कॉन्ट्रैक्ट करे और उनके रिप्रेजेंटेटिव से हो। इन द स्पिरिट ऑफ लॉ, मॉन्टेस्क्यू प्रपोज डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉ बुक है, उसमें उन्होंने लिखा था कि जितनी भी पावर है गवर्नमेंट की वो डिवाइड हो जानी चाहिए, किसके बीच में? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इन टू फोर्स इन USA। ये जो मॉडल ऑफ गवर्नमेंट है इन्होंने कहाँ सीखा? ये मॉडल ऑफ गवर्नमेंट USA में चलता है। एंड आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, और ये सब आइडिया उनको तब पता था जब उन्होंने फ्रांस ने उनकी 13 कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंस दिलवाई ब्रिटेन से, तब उन लोग को ये सारे आइडिया मालूम पड़े। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट वॉज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ फॉर पॉलिटिकल थिंकर इन फ्रांस। और जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का है और उसकी जो गारंटी देता है कि सारे राइट्स इंडिविजुअल के लिए होने चाहिए, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि पॉलिटिकल थिंकर जो फिलोसफर है उनके लिए थिंक करने के लिए फ्रांस में जितने भी हैं। The ideas of these philosophers were discussed intensively in salons and coffee houses। और जितने फिलोसफर के सब आइडिया थे सब लोग डिस्कस करने लगे, कहाँ पे सलून्स में, कॉफ़ी हाउसेस में, यहाँ सब डिस्कशन चलने लगा।
एंड स्प्रेड अमंग द पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर, और बाकी बुक्स और न्यूज़पेपर के थ्रू ये सारे आइडियाज़ पीपल्स के थ्रू स्प्रेड हो गए। कौन से आइडियाज़? द आइडिया ऑफ फ्रीडम, इक्वल अपॉर्चुनिटी, राइट टू स्पीक, और ये सब सारे आइडियाज़ स्प्रेड होने लगे। दीज वर फ्रीक्वेंटली रीड अलाउड इन ग्रुप्स ऑफ बेनिफिट्स ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड। ये सारे जितने भी आइडियाज सारे लोग अब पढ़ने लगे, जो लोग नहीं पढ़ने लगे जाते उनको भी सबको मालूम पड़ने लगे सारे आइडिया। द न्यूज़ दैट लुइस 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस टू बी एबल टू मीट the expenses of the state generated anger and protest against the system of और लेकिन बाद में सब फिर उन लोगों को पता चला कि लुइस 16 टैक्सेस फिर इम्पोज करने में, तो जितने भी लोग थे ग्रुप्स, जितने भी सोशल ग्रुप्स थे, सब उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया और उन्होंने अगेंस्ट लुइस 16 के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर लिया। सब एंग्री हो गए कि सारे प्रिविलेजेस अब ख़त्म करे जाएँ। देन अब क्या हुआ फिर? द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन कैसे हो गया? रेवोल्यूशन की क्या थी पहले वजह तो मालूम हम लोग को पड़ गई, रीज़न बिहाइंड द रेवोल्यूशन तो मालूम पड़ गया किस वजह से हुआ, कि उससे सबसे पहले तो स्टेट उन्होंने सब डिवाइड कर रखे थे, उन सब के कारण हुआ। अब उसका क्या आउटब्रेक हुआ तो अब वो हम लोग पढ़ेंगे। लुइस 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस फॉर रीजन्स यू मे हैव लर्न इन प्रीवियस सेक्शन। तो लुइस 16 टैक्सेस किस वजह से इंक्रीज़ करे थे, ये हमने अभी प्रीवियस सेक्शन में पढ़ ही लिया। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस? आप लोग सोच सकते कि उसने ये सब क्यों करा, कैसे करा? सो अब उसके आंसर आपको मिलेगा। इन फ्रांस द ओल्ड रेगिमी द मोनार्च डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। तो फ्रांस में एक सिस्टम है कि जो ओल्ड रेगिमी है, ओल्ड रेगिमी क्या है? ओल्ड रेगिमी किसको डिस्क्राइब करते हैं लोग? ओल्ड रेगिमी इज़ डिस्क्राइब टू सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन। जितनी सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन है फ्रांस में उसको डिस्क्राइब करते हैं ओल्ड रेगिमी। तो ओल्ड रेगिमी जो मोनार्क है, जो ओल्ड रेगिमी द मोनार्क डू नॉट हैव पावर, उसके पास पावर नहीं होती है कि वो टैक्सेस अपने अकॉर्डिंग इम्पोज कर दे। ये चीज़ फ्रांस में ये रूल है। रैदर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग, उसको इम्पोज करने के लिए कोई भी टैक्सेस इम्पोज करने हैं तो उसको एक मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी, एक मीटिंग रखनी पड़ेगी। किसके साथ? द मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल्स विच वुड देन पास हिज प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्स। एक स्टेट जनरल्स की मीटिंग होती है जिसमें तीनों स्टेट्स मीन्स क्लर्जी, नोबेलिटी और थर्ड स्टेट्स के मेंबर्स आते हैं और वो लोग फिर उस मीटिंग में और वो लोग प्रपोज करते हैं, वो लोग जब पास कर देते हैं न्यू टैक्सेस के प्रपोजल तब टैक्सेस इम्पोज होते हैं। तो उन्होंने मीटिंग रखनी पड़े। तो द स्टेट जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच 3 स्टेट्स सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो स्टेट जनरल क्या? स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी है जिसमें 3 स्टेट, तीनों स्टेट में क्लर्जी, नोबेलिटी और पीजेंट्स के लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स मीन्स द पीपल, कुछ अपने जितने भी मेंबर्स हैं थर्ड स्टेट में क्लर्जी या नोबेलिटी में, वो कुछ उसमें से कुछ मेंबर्स वो लोग सिलेक्ट कर लेंगे और उनको भेजेंगे और वो सारे मेंबर्स के बिहाफ में वहाँ पे अपने पॉइंट्स, अपने व्यूज़, अपने आइडिया सब वहाँ रखते हैं वहाँ पे। ओके, तो द स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी जिसमें 3 स्टेट्स अपने सेंड करते हैं रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ पे। हाउ एवर द मोनार्च अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल मीटिंग ऑफ दिस बॉडी। लेकिन मोनार्च के पास ये राइट है कि वो ये डिसाइड कर सकता है कि ये मीटिंग कब वो रखेगा, ये राइट उसके पास है कि वो मीटिंग किस डेट पे रखना चाहता है। तो द लास्ट टाइम इट वॉज डन इन 1614। तो लास्ट मीटिंग कब हुई थी फ्रांस में? 1614 पे हुई थी स्टेट जनरल की मीटिंग। तो ऑन 5 मई 1789 लुइस 16 कॉल टुगेदर एन असेंबली ऑफ स्टेट जनरल टू पास अ प्रपोजल ऑफ न्यू टैक्सेस। तो अब कब हुई स्टेट जनरल की मीटिंग? 5 मई 1789 को हुई थी। 1614 के बाद में अब हुई 1789 को। तो इसमें लुइस 16 ने तीनों स्टेट्स टुगेदर बुलाए और किस वजह से बुलाए? उसका रीज़न था कि वो न्यू टैक्सेस का प्रपोजल पास करना चाहता था। A resplendent hall in Versailles was prepared to host the delegates। और एक resplendent hall है वर्सेलिया में, वहाँ पे ये मीटिंग होस्ट हुई। The first and the second states sent 300 representative each। और तो जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के मेंबर्स हैं उन लोगों ने टोटल ईच स्टेट ने 300 मेंबर्स भेजे। मीन्स क्लर्जी के 300 मेंबर्स हैं और नोबेलिटी के 300 मेंबर्स। हमारे टोटल 600 मेंबर्स फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट्स के आए। हु वर सीटेड इन द रो फेसिंग ईच अदर 2 साइड। और वो लोग एक ऐसे बैठे थे, मतलब रो में बैठे थे, एक दूसरे के आमने सामने, मतलब एक दूसरे के सामने फेस करके बैठे हुए थे।
While 600 members of the third state had to stand at the back, और खाली 600 members थर्ड स्टेट के थे जिनको बैठने के लिए भी सीट नहीं दी गई थी, उनको पीछे खड़ा होना पड़ा था उनके The third state was represented by its more prosperous and educated member. और of course we know कि जो थर्ड स्टेट्स में मेंबर्स है वो ज़्यादा नॉलेजेबल, स्किलफुल, प्रॉस्परस मेंबर्स थे, एजुकेटेड, क्योंकि वो लोग एजुकेटेड मेंबर्स थे. उसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चरर्स, डॉक्टर, लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये सब आते हैं. ये सब तो एजुकेटेड पीपल्स थे थर्ड स्टेट में. ऑफ क्लर्जी एंड नोबेलिटी में कोई भी एजुकेटेड पीपल्स नहीं होते थे, उसमें सिर्फ लैंड ओनर्स ये सब होते थे. पीजेंट्स, बिकॉज पीजेंट्स, आर्टिशियंस एंड वुमेन, पीजेंट्स, आर्टिशियन ये सब थे. और वुमेन्स, जितने भी वुमेन्स वर डिनाइड टू एंट्री द असेंबली, और वुमेन्स को अलाउड नहीं था कि वो असेंबली हॉल में वहाँ पे जाएँ. However, their grievances and demands were listed in some 40,000 letters which the representative had brought with them. तो जितने भी उनकी ग्रीवियंसेस मतलब जितने भी उनके रीजंस, उनकी इम्पोर्टेंट या जो भी उनको चाहिए था और उनकी जितनी भी डिमांड्स थी, वो सब और टोटल मिला के 40,000 लेटर्स इकट्ठा हो पाए थे. विच द रिप्रेजेंटेटिव ब्रॉट, जो सारे रिप्रेजेंटेटिव मिला के 40,000 लेटर्स लाए थे. मतलब थर्ड स्टेट, फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट के मिला के 40,000 लेटर्स आए थे. Voting in the state general in past had been conducted according to the principle that each state has one vote. तो जो वोटिंग पहले चलती थी स्टेट जनरल मीटिंग में वो ये थी कि ईच स्टेट के मेंबर्स के पास एक वोट करने के लिए होगा. मतलब पूरे स्टेट से, एक स्टेट से, मतलब सिर्फ फर्स्ट स्टेट है क्लर्जी का, उसमें सिर्फ कोई एक मेंबर आके वोट कर देगा पूरे बिहाफ में. ऐसे ही उसमें होता था, पहले ये चलता था. तो दिस टाइम टू लुइस 16 वॉज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू. इस टाइम भी लुइस 16 सेम प्रैक्टिसेस डिटरमाइन करेगी कि मतलब कौन से लोग किसकी तरफ है ज़्यादा. बट द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट. बट लेकिन अब क्या वो जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे उन्होंने डिनाई किया कि नहीं, हम इस तरह वोटिंग हम डिमांड नहीं, हम ये डिमांड करते हैं कि वन वोट वन पर्सन. मतलब अब वन वोट वन पर्सन चलेगा कि सारे मेंबर्स के पास वोट करने का राइट होना चाहिए. अब ये नहीं कि सिर्फ एक मेंबर आएगा एक स्टेट से और वो आके वोट का, ऐसा नहीं, सब मेंबर्स के पास वोटिंग राइट्स होने चाहिए. तो वन वोट वन पर्सन होना चाहिए. तो दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पुट फॉरवर्डेड बाय फिलोसफर लाइक रोसियो इन हिज बुक्स द सोशल कॉन्ट्रैक्ट. तो ये तो एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स भी हो गया. जो ये आइडिया उनके पास कहाँ से? ये आइडिया एक फ़िलासफ़र से आया उनके पास. वो फ़िलासफ़र कौन था? रोसियो था. उसने ये आइडिया किस में लिखा था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट अपनी बुक में लिखा था. व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकड आउट द असेंबली इन प्रोटेस्ट. और फिर जब किंग ने उनका ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया तो सारे मेंबर्स असेंबली हॉल छोड़ के बाहर चले गए प्रोटेस्ट करने की नहीं, हमें ये चीज़ चाहिए. जितने भी थर्ड स्टेट के मेंबर्स हैं, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट व्यूड देमसेल्व्स एज अ स्पोक्समैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन. और जितने भी थर्ड स्टेट के मेंबर थे वो अपने आप को इस तरह देख रहे थे कि वो लोग एक स्पोक्समैन है, मतलब पूरे फ्रेंच के बिहाफ में वही लोग बोल रहे हैं, पूरे फ्रेंच नेशन के बिहाफ में. ऑन 20 जून दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्सेल. और 20 जून को वो लोग सारे जितने भी थर्ड स्टेट्स के मेंबर थे वो लोग गैदर हुए और एक टेनिस कोर्ट में, एक इंडोर टेनिस कोर्ट था उसके ग्राउंड में वर्सेलिया में, वहाँ पे सब एक हॉल था, वहाँ पे इकट्ठा हुए थर्ड स्टेट्स के मेंबर्स. एंड दे डिक्लेयर देमसेल्व्स एज अ नेशनल. उन्होंने अपनी एक नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर ली, बना ली उन्होंने. एंड सोर not to disperse till they had drafted a constitution of France that would limit the powers of monarch. उन्होंने कहा हम लोग तब तक नहीं, हम लोग अपने आप को मतलब डिस्पर्स नहीं करें, अलग नहीं होंगे तब जब तक एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस का नहीं ड्राफ्ट हो जाता और उसमें ये भी हो जाए कि जो मोनार्च, जो किंग की पावर्स हैं वो भी लिमिट हुए. दे वर लेड बाय मिराबियू एंड अबिसियस. तो उन्होंने कुछ थोड़े बहुत आइडियाज़ मिराबियू एंड अबेसियस से भी लिए. तो मिराबियू ने क्या बोला? मिराबियू वॉज बॉर्न इन अ नोबल. मिराबियू जो थे वो नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे. बट ही वॉज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विद द सोसाइटी ऑफ फ्रीडम. लेकिन वो थर्ड स्टेट्स के साथ थे, उनको मतलब वो उनको कन्विंस करते थे कि जितनी भी सोसाइटी है उससे सारे फेडरल प्रिविलेज हट जाएं. ही बॉट आउट अ जनरल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस टू द क्राउड असेंबल्ड इन वर्सेल. उन्होंने
वो बहुत सारे जनरल्स और ये सब लेके उन्होंने पावरफुल बहुत अच्छी अच्छी स्पीचेस वर्सेलिया के टाउन हॉल में दी, ताकि सारे जितने भी थर्ड स्टेट के मेंबर्स हो वो लोग भी उसकी सारी इंपॉर्टेंस समझे, सारे राइट्स जाने, और सब लोग अपने अपने क्राउड के सामने उन्होंने स्पीचेस सब लोग मतलब प्रोटेस्ट अगेंस्ट कर रहे हैं, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन नया बन पाए और किंग की पावर लिमिट्स हो सकें। फिर क्या हुआ नेक्स्ट, एबी सेयर्स ओरिजिनली अ प्रीस्ट, जो सेकेंड मेंबर थे, सेकेंड फादर, वो एक प्रीस्ट थे एंड रोट एंड इन्फ्लुएंशियल, उन्होंने एक इन्फ्लुएंशियल बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दो एक पैम्पलेट उन्होंने बनाया था। उन्होंने उसमें क्या था, उस कॉल्ड व्हाट इज़ थर्ड स्टेट, उन्होंने उस पैम्पलेट में नाम दिया था व्हाट इज़ थर्ड स्टेट, एक आखिरकार है क्या, उन्होंने ये बनाया था। While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of the France seated with turmoil. जितनी भी थर्ड स्टेट की असेंबली, नेशनल असेंबली बनाई थर्ड स्टेट ने, वो सब जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में बिजी थे, तो तब तक रेस्ट ऑफ जितना भी फ्रांस था वो अपना सीटेड था विद टर्मोइल में। अ सर्वर, क्योंकि अ सर्व विंटर हैड मेंट अ बैड हार्वेस्ट, क्योंकि जब जैसे विंटर होता है तो उसमें हार्वेस्ट बहुत अच्छा नहीं होता है, इस वजह से। द प्राइसेस ऑफ ब्रेड रोज, जैसे विंटर्स आए थे तो ब्रेड के प्राइसेस थे वो बढ़ने लगे। ऑफन द बेकर्स एक्सप्लॉइटेड, जितने बेकर्स है जो लोग ब्रेड बनाते थे उन सबको एक्सप्लॉइट कर दिया गया। द सिचुएशन हैड होर्डेड सप्लाई, जो सिचुएशन थी कि जितने भी स्टोर करे हुए थे, जितने स्टोर वो सब सप्लाईज होने लगे। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्विक्स एंड बेकरी, क्राउड्स और एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू शॉप्स, और फिर बहुत सारा टाइम शॉप्स में खड़े रहने तक, बेकरी शॉप्स में वेट करने के लिए ब्रेड के लिए, जो वुमेंस वहाँ वेट कर रही थी ब्रेड बाय करने के लिए, तो बहुत टाइम तक उनको जब नहीं मिले तो जितनी भी वुमेंस ये एंग्री हो गए, उन्होंने स्टॉर्म कर दिया सारी शॉप्स में। At the same time, the king ordered troops to move in Paris on 14 July. The agitated crowd stormed and destroyed the Bastille. और उसी टाइम पे किंग ने भी अपनी आर्मी को उन्होंने वो क्या दिया था अपनी ट्रूप्स को, जाओ तुम पेरिस की सिटी में जाके देखो, और इस वजह से जितनी भी एजिटेटेड क्राउड थी 14 जुलाई को वो लोग गए और जाके बेस्टाइल डिस्ट्रॉय कर दिया उन लोगों ने। इन द कंट्री साइड rumors spread from villages to villages that lords and the manor had hired bands of brigands who were on their way to destroy the ripe crops। और पूरे कंट्री साइड में ये अफवाह फैल गई, रूमर्स फैल गए थे सारे विलेजेस में कि ये बहुत सारे लोग मतलब मैनर मीन्स अ स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ लॉर्ड लैंड्स, मतलब बहुत सारे मेंशंस आ रहे हैं जो हायर करे गए हैं, वो लोग आके जितने भी क्रॉप्स हैं, रीप क्रॉप्स सब डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहे हैं। एंड कॉट इन फ्रीजी ऑफ फेयर, तो ये सब की वजह से सब लोग बहुत डर गए। एंड पीजेंट्स इन द सेवरल डिस्ट्रिक्ट सीट्स होस, तो बहुत सारे पीजेंट्स थे, जितने पीजेंट्स वुमेंस थी उन लोगों ने सारे विलेज के जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे सब सीज कर दिए। और वो लोग किससे सीज कर दिए, उन लोगों ने जो फार्मिंग टूल्स होते हैं उनसे कर दिए थे। एंड अटैक उन्होंने कैसल पे अटैक कर दिया। They looted hoarded grains and burned down documents containing records of manorial dues। और लोग जितने भी फूड ग्रेन्स वहाँ बेस्टाइल में थे सब लूट कर लिए उन लोगों ने, सब लूट लिया। एंड जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे सब डिस्ट्रॉय कर दिया। अ लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स, मैनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू नेबरिंग कंट्री, और जो बहुत सारे जितने भी नोबल्स थे वो लोग अपना घर छोड़ छोड़ के माइग्रेट करने लगे अपनी दूसरी कंट्रीज़ पे। फेस्ड विद द पावर ऑफ his revolting subject, Louis XVI finally accorded recognition of National Assembly and accepted the principles of his powers। और जब ये सब चीज़ें रिवॉल्ट देखते हुए तो लुइस 16 ने फाइनली ये सब नेशनल असेंबली का जितना भी प्रिंसिपल्स थे, उसकी पावर, उसने जो भी कहा था कॉन्स्टिट्यूशन उससे बनाने के लिए जितना भी नेशनल असेंबली, वो सब उसने एक्सेप्ट कर लिया फाइनली। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 the assembly passed a decree abolishing the federal system of obligation and taxes। तो उसमें क्या था, 4 अगस्त 1789 में असेंबली ने ये पास कर दिया था कि जितनी भी सारे फेडरल सिस्टम हटाने होंगे और जितने भी टैक्सेस हैं वो सब भी हटाने पड़ेंगे थर्ड स्टेट के ऊपर से। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर, और जितने भी क्लर्जी मेंबर्स थे उनको भी फोर्स किया कि वो भी अपने सारे प्रिविलेजेस गिव अप कर दें। थीसिस व अबॉलिश, जितने भी चर्च के डायरेक्ट टैक्सेस होते थे वो सब अबॉलिश हो गए।
वो सभी ख़त्म हो गए। एंड लैंड ओन बाय द चर्च वर कॉन्फेसिकेटेड, जितनी भी चर्च के पास लैंड जब्त थी वो सब सब उनसे ले ली गई। एज द रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर एसेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लेवर, जितने भी गवर्नमेंट के पास एक्वायर्स जितने भी एसेट उनसे लिए गए गवर्नमेंट से वहाँ पे वो 2 बिलियन लिवरीज के थे सारे एसेट्स, और जितने भी उनसे वापस लिए गए। देन तो इससे तो पूरा मतलब इंटरेस्ट पे हो सकता है जितना भी उनके ड्यूज ज़्यादा डेप्थ में थे 2 बिलियन लिवरीज के। फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, फ्रांस भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क कैसे बना, अब आप ये देखिए। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1971, तो जो नेशनल असेंबली ने अपना जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो पूरा ड्राफ्ट हो गया 1971। इट्स मेन ऑब्जेक्ट टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क, उसका मेन मोटिव यही था कि जो पावर हैं किंग की वो लिमिट कर दिए जाएँ। These power were insisted of being concentrated in the hands of one person were now spread and assigned to different institutions, the legislative, executive and judiciary। तो वही जो लोग चाहते थे कि सारे जो पावर्स है सबके पास डिवीजन वाइज स्प्रेड हो जाए, डिवीजन हो जाए पार्ट्स का एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी के बीच में, तो वही हुआ जो एक फिलोसफर ने भी उनको बताया था। दिस मेड अ फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशन, इस वजह से फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क बन गया। देन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर्स टू मेक लॉज इन नेशनल असेंबली विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। अब 1971 में कुछ इनहर्टेड पावर्स थी लॉ की जो नेशनल असेंबली में बनी हुई थी, वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, इनडायरेक्टली करके कोई भी किसी को इलेक्ट करने की पावर। तो इसमें क्या हुआ, दैट इज सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉल हु इन टर्न क्लोज द असेंबली। तो इसमें अब असेंबली क्लोज हो रही थी तो जो जितने वोटर्स थे इलेक्ट्रॉल जितने चूज हुए तो अब वोटिंग सिस्टम चालू हुआ। नॉट ऑल सिटीजन हाउएवर हैड द राइट, तो सारे सिटीजन्स को वोट करने का राइट नहीं था। किसको किसको वोटिंग के राइट्स थे, ओनली द मेंबर्स अबव 25 ईयर्स ऑफ एज, जो 25 ईयर्स से ज़्यादा के थे उन्हीं को सिर्फ वोट करने के राइट्स थे। एंड हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबर वेजेस, और जो लोग जो एक लेबर को 3 दिन में जितना वेज मिलता है उसके बराबर जो टैक्सेस पे कर रहे थे खाली उन्हीं को वोटिंग राइट थी, वोट करने का राइट था। वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव, और उनको क्या बोला, उनको एक्टिव सिटीजन्स बोला जाता था। एट दैट इज एंड दे वर इंटाइटल टू, और उनको वोट करने को राइट दिया गया था। द रिमेनिंग ऑफ मैन एंड वुमेन वर क्लास एज पैसे, और जितने बचे हुए लोग थे जो 25 से कम थे या फिर जो लोग इतना इक्वल टैक्सेस पे रहे उनको पैसिव सिटीजन्स बोला गया। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्ट्रॉल एंड देन द मेंबर्स ऑफ द असेंबली अ मैन हैड टू बिलोंग द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर। तो जितने भी टू क्वालिफाई, तो मतलब सारे इलेक्ट्रॉल को चूज़ करने के लिए कौन कौन वोट करेगा, तो जितने मेंबर्स ऑफ असेंबली थे द मैन हैड बिलोंग टू हाईएस्ट ब्रैकेट्स, और जितने भी मेन थे हाईएस्ट जो टैक्स पे करते थे। देन क्या हुआ, द कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम विद डिक्लेरेशन द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, तो फिर तुरंत ही एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया कि जो इसमें राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन्स का डिक्लेयर किया गया। उसमें क्या था, राइट सच एज द राइट ऑफ लाइफ, राइट टू लाइफ, फ्रीडम एंड स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ एस्टैब्लिश एज नेचुरल एंड इन एबेलिनियल राइट्स, मतलब सारे राइट टू फ्रीडम, स्पीच, ओपिनियन, इक्वलिटी, सारे राइट उसमें एक मैन के जितने होते हैं वो सब दे दिए गए। और दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बींग, सारे ह्यूमन बींग को वो बिलोंग, सारे ह्यूमन बींग्स के लिए वो राइट था, चाहे वो बाय बर्थ हो चाहे जैसा भी हो, सबके लिए था वो। जैसे ही बाय बर्थ होगा सारे ह्यूमन बींग के लिए वो राइट स्टार्ट हो जाएगा। एंड कुड नॉट बी टेक, और उससे ये राइट्स अब वापस मिल जाते। एंड इट वॉज अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स, और ये सिटीजन्स की ड्यूटी भी थी कि वो सारे राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। सो इन सोर्स सी यू कैन सी दैट द डिक्लेरेशन ऑफ राइट एंड मेन्स, जितने भी राइट्स हैं ये 17 राइट्स थे जो दिए गए थे एक मेन्स को और एक सिटीज़न को। सो यू ऑल कैन सी व्हाट आर द राइट्स। मैन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल राइट्स, मैन बॉर्न होगा तो वो हमेशा फ्री रहेगा, उसके पास सारे इक्वल राइट्स होंगे। द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज़ द प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड इनएलिजिबल राइट्स, दैट लाइट ऑफ, क्या उनका से राइट में द लाइट ऑफ लिबर्टी, प्रॉस्पेरिटी, सिक्योरिटी, ये सब मिल रहा था। एंड देन द सोर्सेज ऑफ ऑल सोवर्जिनिटी रिसाइड्स इन नेशन, नो
ग्रुप MMA इंडिविजुअल अथॉरिटी डज नॉट कम फ्रॉम, सब लोग कोई भी ग्रुप इंडिविजुअल अथॉरिटी सबके पास अपने अपने सोवर्जिनिटी राइट्स रहेंगे, द लिबर्टी होगी सबके पास, द लॉ हैज़ राइट टू प्रोवाइड ओनली द एक्शन डैट और सारी वो राइट वापस लिए जाएंगे जो राइट्स सोसाइटी के लिए प्रोवाइड, सोसाइटी के इंजीरियस प्रोवाइड किए वो राइट वापस ले जा सकते हैं। और एवरी सिटीज़न के पास स्पीक करने का, बोलने का, ये सब, तो ये सारे राइट्स उसमें लिखे थे। तो यू ऑल कैन सी दिस। So now today this much only. Rest I will continue in next video. So thank you. And if you like the video, so don't forget to like, share and comment on it.